नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों के नामांकन का आंकड़ा लगातार गिरता जा रहा है। सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव और नए युग के शिक्षा संसाधनों की कमी के कारण सरकारी स्कूलों से बच्चे दूर हो रहे हैं। वहीं निजी स्कूलों के नामांकन का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में जारी हुई शिक्षा विभाग की रिपोर्ट में ये आंकड़े सामने आए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2021 से 2022 सत्र में राजस्थान के राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 36,46,000 बच्चों का नामांकन हुआ था। वहीं 2023 से 2024 में सिर्फ 26,74,000 बच्चों ने इस स्कूल में दाखिला लिया है और इस दौरान निजी विद्यालयों में बच्चों की संख्या 31,96,000 से बढ़कर 33,29,000 हो चुकी है। मौजूदा सत्र में भी सरकारी स्कूलों से ज्यादा निजी स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं और आज चर्चा इसी विषय पर करेंगे कि आखिर सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम क्यों हो रही है। तो सरकारी स्कूलों में ये जो आंकड़े सामने आए हैं, नामांकन की संख्या कम होती जा रही है। 2021 से 22 की तुलना में 2023 से 24 के सत्र में आंकड़ों में काफी गिरावट हुई है, तो वहीं निजी स्कूलों की तरफ बच्चे ज्यादा रुख कर रहे हैं। अब इसको लेकर सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर सरकारी स्कूल में व्यवस्थाओं को किस तरीके से चलाया जा रहा है, आखिर सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम क्यों हो रही है, सवाल यही है। और अब सवाल इसको लेकर भी खड़े हो रहे हैं कि सरकारी स्कूल में व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं रखा जा रहा है और यही कारण है कि बच्चे अब निजी स्कूलों की ओर रुख करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। मौजूदा सत्र में निजी स्कूलों में ज्यादा नामांकन हुआ है। सरकारी स्कूल में लगातार ही छात्रों का नामांकन घट रहा है और निजी स्कूलों में रुचि छात्रों की बढ़ती जा रही है। शिक्षा विभाग की रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें ये आंकड़े राजस्थान के सरकारी स्कूलों को लेकर सामने आया है। सरकारी स्कूलों में नामांकन लगातार घटता जा रहा है। इस सत्र की बात करें तो इस बार काफी संख्या छात्रों की कम हुई है और इसी विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और इस खास चर्चा में हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय के साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और तमाम सवाल होंगे सरकारी स्कूलों में व्यवस्थाओं को लेकर। मुरारी लाल थानवी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एनजीओ से। दूसरा दशक, आपका स्वागत है सर। प्रेमपाल शर्मा जी हैं, रिटायर्ड ईडी शिक्षा, बहुत स्वागत है सर आपका। आलोक पांडे जी हमारे साथ, शिक्षाविद है, आपका भी बहुत स्वागत है। संजय गोयल हमारे साथ हैं, महासचिव हैं अभिभावक संघ के, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं मुरारी जी आपके साथ। जो निजी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ रही है, सरकारी स्कूलों में सरकार की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की जाती हैं बच्चों को पढ़ाने की, मुफ्त शिक्षा देने की, मुफ्त किताबें बांटने की, यूनिफॉर्म बांटने की, लेकिन कोई असर इसका नहीं हो रहा है। बच्चे रुख कर रहे हैं निजी स्कूलों का ही। आखिर व्यवस्थाओं को किस तरीके से किया जा रहा है कि बच्चे अब रुचि कम ले रहे हैं सरकारी स्कूलों में नामांकन के लिए? नहीं, इसमें मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा, क्योंकि आप किसी व्यवस्था में विकल्प मिलेगा तो अभिभावक अपने बच्चों को वहां भेजेंगे और जिस तरह का वातावरण है, जिस तरह की स्थितियां हैं, उसमें यदि अभिभावक निर्णय करता है कि मेरा बच्चा वहां जाना चाहिए तो वो भेजेगा। तो उसके अन्य कई कारण हैं। ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता कि सरकारी स्कूलों में कमियां हैं और प्राइवेट स्कूल बहुत अच्छे हैं। दोनों में स्थितियां ऐसी हैं। तो बात यह है कि बच्चे छोड़ते क्यों हैं, उसमें समझने की जरूरत है। या अभिभावक अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ रहा है उसको छोड़ करके, वो यदि वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है और उसको वहां से छुड़ा करके प्राइवेट स्कूल भेजता है, तो क्या कारण? तो एक सबसे बड़ा तो एक सामाजिक कारण है। सामाजिक जो वातावरण हमारा है उसमें जिस तरह की देखा देखी है और जिस तरीके से कुछ बच्चों का परफॉर्मेंस या कुछ बच्चों की प्रतिभाएं सामने आती है और बच्चे जिस तरीके से वेल ड्रेस होकर के जाते हैं तो उन्हें लगता है कि हमारे बच्चे भी जाएं। लेकिन ये सभी जगह स्थितियां नहीं है। कई बच्चे स्कूल छोड़ते हैं, हमें उन्हें भी देखना चाहिए। और वो स्कूली कारणों से छोड़ते हैं, अपने पारिवारिक कारणों से छोड़ते हैं। जो उनका शैक्षिक स्तर है शुरुआती, उन शैक्षिक, मैं दूसरा दशक संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, हमें 20 वर्षों से अनुभव है इस बात का। हमारे साथ ज्यादातर ड्रॉप आउट जुड़ते हैं। तो ड्रॉप आउट कौन होते हैं? वही होते हैं जो उस शिक्षा व्यवस्था में अपने आप को ढाल नहीं पाते। तो हमें उस नजरिए को भी देखना चाहिए कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था में जिस तरह की कुछ कमियां हैं उसको देखना चाहिए कि बच्चा कमजोर होता है, हमारी
स्कूली जो व्यवस्था है, परीक्षा की जो व्यवस्था है, उसमें वो व्यक्ति, ज्यादातर बच्चे वो होते हैं जो फेल होते हैं, जो अपने आप को परीक्षाओं में पास नहीं कर पाते। तो ये जो मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, ये जो तथ्य बता रहा हूँ, ये 10वीं 12वीं 5वीं 8वीं जो परीक्षाएं होती है उस दृष्टि से कह रहा हूँ। तो हमें दोनों स्थितियां हैं कि अभिभावक भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा किसी अच्छी स्कूल में जाए जहां अंग्रेजी की कोई आकर्षण होता है। दूसरा, मुझे लगता है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो ज्यादातर आपको देखेंगे अच्छे स्थानों पे, जहां कुछ परिवारों की स्थितियां ऐसी है जो प्राइवेट स्कूल भेज सके। मैं अभी आदिवासी इलाके में आया हुआ हूँ, वहां देखता हूँ बहुत कम प्राइवेट स्कूल है। तो क्या कारण है? तो उसका कारण बड़ा यह है कि यदि मुफलिसी में जी रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं, ऐसी स्थितियां नहीं है कि अपने बच्चों को वो प्राइवेट स्कूल भेज सके, शायद उनको मौका नहीं मिलता। बिल्कुल, तो ये कारण तो हो ही सकते हैं। प्रेमपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो आंकड़े इस बार के सामने आए हैं, सरकारी स्कूल में बच्चे अब दाखिला लेने से पीछे हट रहे हैं, निजी स्कूलों की तरफ ज्यादा रुझान बच्चों के अंदर देखा जा रहा है, क्या इसके और कारण हो सकते हैं? कितनी बहसें पिछले 40 सालों में इस मुद्दे पर हुई है, और शायद जितनी ज्यादा बहस हुई है उसी अनुपात में निजी स्कूल बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। आंकड़े की बात करूं तो 80 के आसपास 90% बच्चे सरकारी स्कूलों में थे। आज वो आंकड़ा 45% से भी कम रह गया। मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं, ये मामला राजस्थान का नहीं है। अब आता है उन मुद्दों का कि क्या सरकार को नहीं पता ये बात? सरकार खुद प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देती है। उदारीकरण के बाद विदेशी कंपनियों को, विदेशियों को एक मौका मिला। अब उसके लिए कुछ ऐसी बीच बीच में रिपोर्ट आती है, जैसे कि आज प्रथम की आई, अभी नहीं, प्रथम 10-12 साल से और भी ज्यादा से हर साल एक रूटीन की तरह कि 7वीं का बच्चा दूसरी का नहीं करता, 5वीं का बच्चा पहली का नहीं करता, उसमें कुछ भी नया नहीं है। मुझे लगता नहीं कि उन्होंने सर्वे करते या नहीं करते, मुझे संदेह है। अच्छा, आज की रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि उनका गणित थोड़ा सा ठीक हो गया है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मैं कहूं कि बिहार की जीडीपी थोड़ी सी ठीक हो गई है। अरे भाई, थोड़ी सी ठीक, ये क्यों जुमलेबाजी कर रहे हो? क्या जैसे कि हम जब खेलते थे तो ये कहते थे ना कि बैडमिंटन के अपोजिशन वाले को थोड़ा 1 पॉइंट दे देना चाहिए। तो जैसे कि होता है ना कि हमने थोड़ा सा, मानो उन्हें अपनी उपलब्धि को बताना हो कि हम हाईलाइट कर रहे हैं, इसलिए गणित थोड़ा सा ठीक हो गया है। यह शर्मनाक है पूरे देश के लिए, शिक्षा की स्थितियों के लिए। मैं कुछ बुनियादी बातों की तरफ आता हूँ। संविधान समानता की बात करता है, समान शिक्षा की बात करता है, राइट टू एजुकेशन की भी बात है। वो कहाँ चली जाती है बातें जी? हर बार ये बातें रिपीट होती हैं। डॉक्टर कोठारी तो आपके राजस्थान के थे, उन्होंने समान शिक्षा की बात कही थी, उच्च शिक्षा में अपनी भाषा की बात की थी। तो थोड़ी सी तो चीजें उस सरकार ने, इसने अपनी शिक्षा में वो थोड़ा बहुत वो किया, लेकिन वो अभी जमीन पर नहीं उतरी। जो अमीर बैठा हुआ है वो पूरी तरह से अंग्रेजी में ढल चुका है, और इस अंग्रेजी ने निजी स्कूलों को बढ़ाया है। अब उनको बढ़ाने के लिए प्रथम की 100 किताबें होंगी जो उन बच्चों को बांटी जाएंगी। चार्ल्स डिकन्स उसमें संक्षेप में होगा, उसमें शेक्सपियर जो है संक्षेप में होगा। हिंदी की कोई किताब नहीं होगी, राजस्थान की कोई किताब नहीं होगी, और उस चपरासी की नौकरी के लिए भी आपको अंग्रेजी चाहिए होती है। तो ये सामाजिक दबाव, जैसा कि अभी मुरारी लाल जी ने कहा, कि वो उस अभिभावक को भी दबाव में डालते हैं कि भाई यहाँ पे क्यों भेजा जाए, इससे तो बच्चा। मैं एक बात अभी और पूरी करूंगा। अभी 2 हफ्ते पहले मैं शायद आपके ही चैनल पर एक बहस में शामिल हुआ था। मैं मैं रेलवे के 400-300 स्कूलों को भी मैंने 2-3 साल एक पॉलिसी के तहत देखा है, और दूसरा मेरे अपने गांव बुलंदशहर में, वहां भी मैंने वहां के टीचर से पूछा कि बोले हमारे लिए आप रोज सख्त बात कहते हो कि आप पढ़ाते नहीं हो। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमें मिड डे मील ने कैसा जकड़ रखा है। वो कहता है अध्यापक का काम मसाले, सिलेंडर, दूध, फल, सब्जी, नमक, मिर्च खरीद कर लाना, उसका फिर पेमेंट भी बाद में होगा। यानी कि आपने 60-70 हजार का शिक्षक एक रसोई के इंतजाम के लिए कर रखा है। देखिए, मैं मिड डे मील की तारीफ करता हूं, लेकिन वो जो कि आज से 40 साल पहले आपने अपनी शुरुआत में एक शब्द का इस्तेमाल किया, नए युग की जरूरतों के हिसाब से हमारे स्कूल। क्या नए युग की जरूरतों में शौचालय नहीं,
खेल का मैदान नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, और सबसे बड़ी बात क्या, नए युग का स्कूल मिड डे उनको दलिया बांटने के लिए है। आपने 70,000 के स्कूल टीचर्स को आपने ऐसी मरम्मत कर रखी है कि जनगणना भी करो, 20 तरह के उनको ये बात आपने बहुत सही कही है सर कि अगर शिक्षकों पर इतना ज्यादा प्रेशर होगा तो फिर बच्चों की शिक्षा पर कैसे उनका ध्यान जाएगा। देखिए, मैं दिल्ली सरकार की बात हो या किसी और सरकार की, शिक्षक को बच्चों के लिए दिए जाना टाइम, बिल्कुल सर, और दिन भर उनको एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है और इसी वजह से शायद अभिभावक भी इससे हिचकते होंगे। इसका जवाब लेते हैं संजय गोयल जी आपसे। संजय जी, जो व्यवस्थाएं सरकारी स्कूलों में की जाती है, मिड डे मील की बात कर ली जाए या फिर मुफ्त में किताबें बच्चों को वितरित करना, यूनिफॉर्म बांटना, हर एक व्यवस्था तो की जाती है, लेकिन शिक्षकों का ध्यान जो है वो बच्चों पर कम होता है। एक ये भी कारण क्या हो सकता है कि जो अभिभावक है वो चाहते हैं कि बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए निजी स्कूलों की ओर रुख करें? एज ए अभिभावक, लेकिन अभी जो पिछले दो वक्ताओं ने हमारे लिए बहुत ही हमारे ही फेवर की बात करी है, अभिभावकों की दर्द की बात की है, और मेरा मानना है कि हम अध्यापक को इसमें दोष ना दें, ये व्यवस्था का खेल है। बिल्कुल, सरकार, मुझे तो ऐसा लगता है कि चाहती ही नहीं है कि सरकारी स्कूल रहे। वो तो मुझे लगता है कि काम ही प्राइवेट स्कूलों के लिए कर रही है। अब ये मर्ज करना, कभी मंत्री जी का बयान आता है कि 450 स्कूल बंद होंगे, कभी कुछ हो, तो अभिभावक तो वैसे ही कंफ्यूज है। बिल्कुल। अब जिसके पास सामर्थ्य है वो प्राइवेट में चला जाता है, लेकिन जिसके पास सामर्थ्य नहीं है वो क्या करे बेचारा। वो ना तो स्कूल का लिए रहा, ना वो प्राइवेट के लिए रहा। तो साल भर, पिछली साल की हम बात करें, 1 साल हो गया सरकार को आए, नई सरकार को, लेकिन कहीं भी बड़े लोगों के जो बयान है उसको देखते हुए ऐसा लगता ही नहीं है कि वहाँ क्या पॉलिसी है। और हालत तो आप खुद ही देख रही हैं, अभी आपके संवाददाता ने बताया कि 2 स्कूलों को मर्ज करने की बात हो रही है। तो ऐसे में बताइए अभिभावक कहाँ जाए? बिल्कुल, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वो तो पढ़ ही नहीं सकता, अपने बच्चों का भविष्य बना ही नहीं सकता है। तो ले दे के प्राइवेट स्कूल की बात आती है, प्राइवेट स्कूल अपने स्तर पे जैसे भी वो चला रहे हैं, तो सरकार भी कहीं ना कहीं उनके ही मतलब पक्ष का ही काम कर रही है। बताइए अभिभावक क्या करे? बिल्कुल सही कहा। तो सिवाय अगर हम केवल अध्यापक को दोष दें, वो ठीक है, अध्यापक भी क्या करें। सर ने जैसे बताया कि साहब उसको 70,000 के अध्यापक को केवल मिड डे मील के लिए लगाया जा रहा है, तो ये तो सरकार के लिए सोचने की बात है ना। अगर वो नहीं सोचेगी तो अभिभावक के तौर पे आने वाली जो हम बच्चों को हम तैयार कर रहे हैं, भाई अब आप पढ़ो कुछ बनो, तो हम कैसे कर पाएंगे? केवल अभिभावक ही थोड़ी ना इस बात का जिम्मेदार रहेगा। बिल्कुल सही, सरकार को भी तो जिम्मेदारी अपनी उठानी चाहिए ना। सही सही बात। आलोक जी, आपसे जानना चाहेंगे, ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात करें, वहां पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए लगातार प्रेरित किया जाता है परिजनों को कि लड़कियों को पढ़ाएं, उन्हें आगे बढ़ाएं, लेकिन बात करें ग्रामीण इलाकों में सरकारी स्कूलों की, तो वहां पर लड़कियों के लिए शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में कैसे शिक्षा की जो गुणवत्ता है उस पर विश्वास परिजनों को हो, व्यवस्थाओं पर भी विश्वास परिजनों को हो, और लड़कियों की शिक्षा को आगे बढ़ाने की कोशिश परिवार वालों की तरफ से की जाए? देखिए, इसमें बहुत सारे सुधारों की जरूरत है। पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग करना ही होगा। सरकार अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं करती है तो गरीब आदमी भी होगा, वो अपना पेट काट के भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजेगा। तो सरकार मूलतः पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए और बजट का बहुत बड़ा हिस्सा एजुकेशन का वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करे। अगर पैसा कम पड़ा तो पैसा उस पर डाले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। पहला एक काम ये करना चाहिए। दूसरा, जो टीचर्स है, मैं बार बार कहता हूं कि 70,000 रुपए में जो एमएनसी में जॉब करता है, क्या उतनी ही मेहनत सरकारी टीचर स्कूलों में 70,000 पाने की बात करता है? मैं गारंटी के साथ कहता हूं 90% टीचर नहीं करता। 70-80 हजार रुपए वेतन पाने वाला व्यक्ति 12 घंटे काम करता है, एमएनसी में 10 घंटे काम करता है, यहाँ 6 घंटे में टीचर काम ईमानदारी से नहीं करता। इस बात को भी स्वीकार करना होगा। क्या जब से देश स्वतंत्र हुआ तब से शिक्षकों से एक्स्ट्रा काम कराया जाता है? नहीं। जब शिक्षकों ने पढ़ाना बंद कर दिया, माफ कीजिएगा, प्राइमरी स्कूल को तो खेती करने के साथ स्कूल करते रहे, उसके बाद सरकार ने कहा कि जब तुमको किसी वजह से पढ़ाना ही नहीं है, आपको काम करना ही नहीं है, तब सरकार ने चिढ़ करके, दुखी होकर के इनसे मिसलेनियस काम शुरू कर दिया।
अब आप मिसलेनियस काम जब आप कर रहे हैं तब कहते हैं हमको पढ़ाने नहीं दिया जाता, जब आपको केवल पढ़ाने के लिए रखा गया था तब आप पढ़ाते नहीं थे। तो गलती दोनों तरफ से है, सरकार की तरफ से तो खमियां हमारे साथियों ने बताया, लेकिन शिक्षकों की तरफ से भी वो जोश नहीं रहता, सारा जोश नौकरी सरकारी प्राप्त करने तक रहता है। लेकिन शिक्षक के रूप में जो उनका मोटो है, जो मिशन है, जो प्राइवेट स्कूलों में नौकरी छूट जाने के डर की वजह से वो व्यक्ति 10,000 में बेहतर काम करता है और यहाँ 70,000 में ईमानदारी से काम नहीं करता। मिड डे मील का खाना बनाने के नाम पर वो दुखी, तो उसको खाना बनाना पड़ता है क्या? थोड़ा सा सामान लाने को लेकर के आप ड्यूटी आवर के पहले ले आए या बाद में ले आए, उससे आपकी शिक्षा की गुणवत्ता कैसे प्रभावित हो गई? आप अगर मान लें कि 2-3 घंटे भी शिक्षक अगर बच्चों को पढ़ाए तो आप 3 घंटे भी ईमानदारी से अपने स्कूल में पढ़ा देते हैं बच्चों की, तो उनसे जो बच्चा पढ़ने में होशियार होगा, जो भारत सरकार का जो सरकारी व्यवस्था है, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय, उसमें क्यों लाइन लगी रहती है? वो भी तो सरकारी स्कूल है, वही वेतन वो भी पाते हैं, तो वहां कैसे सरकारी सिस्टम अच्छा चल रहा है और राज्य सरकारों में सरकारी सिस्टम उतने ही वेतन में फेल क्यों है? कहीं ना कहीं केवल बेहतर शिक्षा न देने की वजह से एक मूल लेकिन कारण आलोक है। जी, मुझे लगता है कि इसका खामियाजा बच्चों को नहीं भुगतना चाहिए। जो आप बात कर रहे हैं कि शिक्षक नहीं पढ़ाते थे इसलिए इस तरीके के काम सरकार ने शिक्षकों को सौंपा, लेकिन इस बीच तो प्रभावित बच्चों की पढ़ाई हो रही है ना। अगर शिक्षक दूसरे काम में लगे रहेंगे तो बच्चों को कब पढ़ाएंगे वो? यही दुर्भाग्य है कि पहले टीचर पढ़ाते नहीं थे तो सरकार ने दूसरा काम दे दिया, अब शिक्षक कहते हम पढ़ाना चाहते, सरकार भरोसा नहीं कर रही, क्योंकि शिक्षकों को बहुत मौका दिया पढ़ाने का, लेकिन शिक्षक किसी भी नियम से पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होता। बिल्कुल, यानी कि एक बड़ा मुद्दा शिक्षकों का भी नजर आ रहा है और शायद ये भी एक वजह है कि अभिभावक जो है वो अब निजी स्कूलों की ओर बच्चों के लिए ज्यादा रुख कर रहे हैं। मुरारी लाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, घुमा फिरा कर मुद्दा शिक्षकों का ही आ रहा है कि शिक्षकों को अन्य काम दिया जाता है इसलिए बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है, लेकिन शिक्षक खुद पढ़ाना भी नहीं चाहते हैं इसलिए ये सारे काम उनको दिए जाते हैं। इस बीच में व्यवस्थाएं कैसे सुधरेंगी? जब तक शिक्षक प्रॉपर टाइम बच्चों को पढ़ाई के लिए नहीं देंगे तब तक बच्चे स्कूल कैसे आएंगे? उनका इंटरेस्ट कैसे पैदा होगा पढ़ाई करने में, स्कूल आने में? बिल्कुल, इसमें लेकिन जो आलोक जी बता रहे हैं, प्रेमपाल जी ने भी उल्लेख किया कि शिक्षकों को दूसरा काम दिया जाता है। आंकड़ा बड़ा लंबा दे रहे हैं कि 30-70 का अनुपात है, तो मुझे लगता है कि 70% यदि अच्छे शिक्षक काम कर उनको प्रोत्साहन का कोई माहौल नहीं है। मैं जिस इलाके में काम करता हूं, वेस्ट पश्चिमी राजस्थान, वहां 500 स्कूल पे एक बीओ है, तो किस तरीके से जो काम करते हैं उनको देख कौन काम नहीं करते हैं उनको कौन देखेगा, जो काम करते हैं उनको कौन प्रोत्साहित करेगा? आप देखेंगे कि जो लोग काम करते हैं उनके वातावरण यदि नहीं बनता है तो वो भी थोड़े थोड़े देर बाद में डिप्रेशन में जाते हैं या उसका अच्छे काम। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से आंकड़ों का खेल हुआ है, जिस तरीके से सूचनाएं, शिक्षक इससे त्रस्त होता है। ऐसी बात नहीं है कि जो शिक्षक काम नहीं करना चाहते उनको वो बहाना, मैं परिवार में भी है तो अच्छा काम करना भी जानते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी भी है कि उनको वो सूचनाएं भेजनी पड़ती हैं। लेकिन बस इसी मजबूरी के कारण फोकस शिक्षा पर नहीं हो पा रहा है। प्रेमपाल जी, देखिए जो आंकड़े शिक्षा विभाग के रिपोर्ट में सामने आए हैं उससे साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि निजी स्कूलों में ज्यादा एडमिशन सब बच्चे ले रहे हैं, लेकिन हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में जो अभिभावक हैं जो सक्षम नहीं है बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए, वो कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें सरकारी स्कूलों में, लेकिन इस बीच जो व्यवस्थाएं हैं वो शिक्षा को प्रभावित कर रही हैं। उनकी मजबूरी है कि उन्हें सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजना है। कितना इस वक्त जरूरी है कि व्यवस्थाओं को सरकारी स्कूल में ठीक किया जाए ताकि जो अफोर्ड नहीं कर पाते उनके बच्चे भी अच्छी शिक्षा ग्रहण करें? ये चिंता आपकी है कि शिक्षा बेहतर हो, लेकिन क्या हमारे जो नीति नियंता हैं, चाहे वो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हो जो मेरे समकक्ष वो हैं या राजनीति है, उसकी चिंता है। मैं आपको 2 खबरें जिससे आप अवगत होंगी। 18 अगस्त 2015 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय था कि सरकारी स्कूलों को सुधारने का रास्ता है कि हर सरकारी महकमे से जुड़ा हुआ अपने बच्चों को वहीं पढ़ाएगा, उसमें चाहे वो बैंक हो, चाहे वो विधायिका हो। शायद आपके पैनल की सूचना के लिए 2015 अखिलेश सरकार थी, मुझे उम्मीद थी कि शायद इसका आधार लेकर
कुछ तथाकथित समाजवादी सरकार और दूसरी सरकारें आगे बढ़ी हुई। आपने कभी सुना कि उस निर्णय का क्या हुआ? क्या उसके खिलाफ भी वो अपील हुई सुप्रीम कोर्ट? कुछ भी नहीं हुआ, वो वही चुपचाप, यानी कि सब घालमेल सारी पार्टियों का एक सा ही है कि उसे चलने दो। उसी बीच में उससे थोड़ा सा पहले तमिलनाडु के एक आईएएस अधिकारी ने अपनी बेटी का दाखिला सरकारी स्कूल में कराया था। लाइन में खड़ा था, प्रिंसिपल ने देखा और वो स्कूल वही बोले कि नहीं, मैं भी ऐसे स्कूल में पढ़ा। ठीक है, स्कूल की तस्वीर रातों रात बदल गई। और मैं कहूंगा कि तमिलनाडु के स्कूल, केरल के स्कूल, इस उत्तर भारत, एक गंगा जमुनी की जो बात होती रहती है, इनके मुकाबले में कई गुना बेहतर अच्छी है। अब मैं तीसरी बात, आखिर अब रास्ता क्या है कि पूरा देश निजीकरण की तरफ चला गया। उसमें निजीकरण का मामला सिर्फ ये नहीं कि यही सरकार, किस सरकार ने शुरू किया था। जहां तक आर्थिक नीतियों का बात है, निजीकरण की बात है, सबके एक से ही है। उससे बड़ा प्रश्न मेरा महात्मा गांधी का है, माई लाइफ इज माई मैसेज। दिल्ली में बैठे हुए सारे शिक्षा के विद, उन कमेटियों में रहने वाले वाइस चांसलर, उन सबसे किसी से पूछिए कि किसी ने अपने बच्चे को पढ़ाया सरकारी स्कूल में, जबकि उस पीढ़ी के हम सब सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं। तो वो जो उनका जीवन है, तो गाल बजाने के लिए तो सभी के सरकारी, लेकिन अब मैं उस पर आ रहा हूं कि अब इसका कोई रास्ता नहीं है निजीकरण की तरफ। अब निजीकरण के लिए कैसे बेहतर हो सकता है? मेरा सुझाव है, हमारी जो रेगुलेटिंग एजेंसीज हैं, रेगुलेटिंग एजेंसी, कि मैं अपने बुलंदशहर में अगर जाता हूँ और मैं प्राइवेट स्कूल में जाता हूँ तो पता लगा कि जो लड़की 12वीं में फेल हो गई थी उसको 10वीं तक की क्लासें दे दी गई है। आप समझ गए ना? उसमें उसका कोई कंट्रोल नहीं है, जबकि जो सरकारी टीचर है वो बहुत क्वालिफाइड है, मेहनत से आया है, लेकिन उसने मेहनत तब तक ही की जब तक कि एंटर नहीं किया। जैसा कि अभी मेरे एक दोस्त ने, आलोक जी ने बताया, उसके बाद तो फिर वो ये मानता है कि मैं दामाद हूँ हर सरकारी कर्मचारी की तरह, कि अब तो मुझे कुछ करना नहीं, क्योंकि मेहनत तो जो करनी थी। ये सिर्फ उनके लेवल पे नहीं है, ये मेरे आईएएस पीसीएस और अधिकारियों के हैं जो मेरे साथ रहे। मैं अक्सर उनसे कहता हूँ, डीएम साहब, एसडीएम, आपने कभी किसी स्कूल का दौरा किया? मैं अभी इस चैनल से फिर से कह रहा हूँ, शायद जब हम इंटरव्यू के लिए होते हैं तो कई बच्चों का कि मेरी शिक्षा में रुचि है, समझ के ना, उसके बाद में कभी वो सरकारी स्कूल की तरफ जाते भी नहीं है। तो प्रश्न उसका भी नहीं है, वो भी, उसे भी अपने किसी मंत्री को माला पहनाने से उसकी वहां पर सीट बचेगी, उसके किसी ठेके को किसी को देने पे उसकी वो बचेगी। तो ये जो पूरा एक दो भागों में बट चुका है, और अंग्रेजी भी उसमें बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रही है। इसलिए सबको अपनी अपनी आत्मा को कुरेदना होगा। और मैं आपको फिर से कहूं कि इसी राजस्थान में पिछली सरकार ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, जो आज तक मेरे अंदर एक कील की तरह ठुका रहता है, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल क्या सरकारी शिक्षक होंगे? वो इंग्लिश मीडियम स्कूल यही नुक्कड़ स्कूल हैं जिनको पूरी वो है ही नहीं। और क्या उसके खिलाफ राजस्थान ने कोई आंदोलन किया? ये तो महात्मा गांधी की ऐसी तैसी क्यों कर रहे हो, अपना किसी और नाम को ले लो। तो वहां ये जिसे कहते हैं कि सब एक ही रंग में रंगे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपकी मुहिम जो है, हम इससे शायद आगे बढ़ाएंगे सब मिलके, और जो भी है शिक्षा का स्तर सुधरना चाहिए। मेरी तो बस यही निवेदन है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, अभिभावकों के बीच एक अभी जो माहौल चल रहा है कंपटीशन का, कि हमारे बच्चे भी दूसरों के बच्चों की तरह प्राइवेट स्कूल में पढ़े, इस बीच कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल में बच्चों के पढ़ाने की जो पहले की तरह जो क्रेज था वो कम होता जा रहा है। हर कोई ये चाहता है कि हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाए, अच्छी शिक्षा हासिल करे। और क्या एक ये भी कारण है कि अब अभिभावक सरकारी स्कूलों की तरफ रुख करना अब कम कर रहे हैं? नहीं शिवानी जी, ऐसा नहीं है। ये हम अर्बन में जरूर कह सकते हैं कि जिसके पास पैसा है और वो अपनी सामाजिक दबाव के कारण प्राइवेट स्कूल की तरफ रुख करता है। लेकिन अगर हम ग्रामीण स्तर पे बात करें तो ऐसा नहीं है। जैसा अभी पिछले उन्होंने वक्ता ने बताया कि हम बात कर रहे हैं बार बार टीचर की और उसकी, लेकिन मैं 4 आदमियों में मैं एक अभिभावक की तरह बैठा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा हूं कि इस सारी कवायद में अभिभावक वहां जाएगा। आप बताइए कि सालों से यही अगर पैटर्न चला रहा और अब भी अगर आगे भी ऐसा ही चलेगा तो अभिभावक क्या करे? दुनिया भर का तो टैक्स दे, उसके बाद वो बच्चों को पढ़ाने के लिए सोचे कि चलो सरकार मेरे लिए कुछ कर रही है शिक्षा पे, तो वहां जाएगा तो एक कमरे में एक स्कूल चल रहा है। कई जगह तो ये स्थिति है कि बच्चे कम है, टीचर ज्यादा है, और वो भी सारे डेपुटेशन के हैं। अगर
जमीनी स्तर पे हम कहीं जगह देखें, अर्बन में तो मैं खुद देख के आया हुआ हूँ कि छोटे छोटे स्कूल हैं, वहाँ बड़े बड़े सरकारी ओहदेदारों की पत्नियां वहाँ पे टीचर लगी हुई हैं। खैर चलिए वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप सुविधा नहीं देंगे और बच्चों के लायक वो कमरे भी नहीं होंगे तो कहाँ जाएगा? कर्जा लेके पढ़ाएगा अपने बच्चों को? कहीं तो पढ़ाएगा ना। हाँ। चाहे वो मजदूर है, चाहे वो कहीं भी काम करता है, 500 रुपए 700 रुपए की दिहाड़ी करता है, वो भी चाहता है कि उसका बच्चा मेरे जैसा ना बने। तो वो करता क्या है फिर? आसपास कहीं कोई प्राइवेट स्कूल ढूंढता है। उसको शौक नहीं है, उसकी मजबूरी है। पुराने लोग भी तो, वो खुद भी तो किसी सरकारी स्कूल से ही पढ़ के आया है बिल्कुल अभिभावक। सही कहा। लेकिन ये नहीं है कि अब वो करे क्या। सरकार की तरफ देखता है तो सरकार चारों तरफ अंधेरा ही नजर आता है। आप बताइए अभिभावक आज की तारीख में कहाँ जाए? तो ऐसा नहीं है कि अभिभावक ये कंपटीशन लड़ रहा है कि साहब उसे प्राइवेट स्कूल में जाना है, उसकी मजबूरी है। जब सरकार ध्यान नहीं देगी बच्चों को पढ़ाने में, कई एनजीओ फिर भी थोड़ा बहुत काम करते हैं, लेकिन सरकार जिसको हम, हमारा मतलब सर्वे सर्वा होती है सरकार जिसको हम चुन के लाते हैं, कोई भी हो सरकार, लेकिन अगर वो मूलभूत सुविधा की तरफ भी ध्यान नहीं देगी तो एक बेचारा अभिभावक कहाँ जाए? बिल्कुल। और दूसरी ओर ये स्थिति है कि हम स्कूलों को बंद कर रहे हैं। हाँ। तो इसी का असमंजस में अभिभावक अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। बिल्कुल तो संजय इस जी, बारे में आपने सरकार को जरूर सोचना चाहिए। और हाँ। जो भी एनजीओज हैं, जो और संस्थाएं हैं जो शिक्षा पे काम कर रही हैं, प्रेमपाल जी जैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा के लिए दिया है, ऐसे लोगों की वजह से ही ये थोड़ा बहुत आंदोलन थोड़ा चल रहा है, जिससे थोड़ा बहुत अभिभावकों की सुनवाई है। अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता है कि छोटे स्तर पर जहाँ अभिभावकों को परेशानी है और सरकार कुछ ध्यान दे पा रही है। महत्वपूर्ण बात कही आपने कि कई जगह तो ऐसे हैं जहां पर शिक्षक ज्यादा हैं लेकिन बच्चों की संख्या कम है, जहां बच्चे ज्यादा हैं वहां पर शिक्षकों की संख्या कम है। इस ओर ध्यान अगर सरकार नहीं देगी तो अभिभावकों को मजबूरी में निजी स्कूलों की ओर रुख करना ही पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुरारी लाल थानवी जी हमारे साथ थे, प्रेमपाल शर्मा जी थे, आलोक पांडे जी हमारे साथ जुड़े थे और संजय गोयल जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए थे। और इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।